चलिए अब जो चौथी विधि है ना, चौथी विधि कौन सी है? सांद्रण की रासायनिक पृथक्करण विधि। इसमें क्या होगा कि जो भी अयस्क होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, अपेक्षित सॉल्यूशन। जैसे देखो इसमें क्या है, इस विधि में बारीक अयस्क का चयनित विलयन बनाकर जो अयस्क घोल सके, है ना, जो अयस्क को घोल सके तथा अपद्रव्य अघुलनशील रहकर पृथक हट जाती हैं, है ना। इस विधि में एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ठीक है, आदि के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। जैसे बॉक्साइट अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड के 45% विलयन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है कि अयस्क उसमें घुल जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। मतलब देखो, चलो ये चार को एक बार रिवाइज करके देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें, ठीक है। जो सांद्रण की जो 4 विधियां हैं, ठीक, उसको एक बार देख के चलते हैं। देखो हम लोग पास सांद्रण करने की 4 विधियां थी, ठीक। कौन कौन सी 4 विधियां हैं? पहला तो आपका हो जाएगा गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरा हो जाएगा चुंबकीय, ठीक है, और तीसरा था जो फेन उत्प्लावन, और चौथा कौन सा हो जाएगा? रासायनिक पृथक्करण, है ना। इसमें प्रायः कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन, ठीक। चलिए देखते चलते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण किन के लिए यूज कर रहे थे? जिनमें अयस्क और अशुद्धि के बीच में भार का या घनत्व का या द्रव्यमान का अंतर हो। करते क्या थे इसमें? पानी के साथ में अयस्क को घोल लेते थे, ऊपर एक हाइट से गिराते थे, तो जो अयस्क हैं जो गंदगी से या कहें धातु मल से ज़्यादा भारी होते थे वो नीचे बैठ जाते थे, है ना, और धातु मल पानी के साथ बह के निकल जाता था, ठीक। जैसे इसके लिए कौन सा जो लोहा का जो है, कौन सा? हेमेटाइट, ठीक, हेमेटाइट, ये सब चीज़ को हम लोग इसमें करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टीन के जो कहना, टीन हो गया, क्रोमाइट हो गया, ठीक है। इसके लिए हम लोग कौन सा चुंबकीय पृथक्करण करते हैं? इसमें भी वही प्रक्रिया है, बारीक पिसे हुए चूर्ण को जो आपका कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट में डालते हैं, फिर उसको विद्युत चुंबक से गुजारा जाता है, ठीक है, जिसके प्रभाव में अगर क्या होते हैं कि जो चुंबक की तरफ आपके धातु गिर जाएंगे और जो अशुद्धियां हैं जो कि चुंबकत्व का गुण जिनमें नहीं होता है वो थोड़ा सा दूर गिर जाएंगी, ठीक है। अब उसका फेन उत्प्लावन विधि क्या होगा कि जो सल्फाइड अयस्क है ना, सल्फाइड अयस्कों के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में पाइन तेल प्लस क्या हो जाएगा? पानी, इन तीनों को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं? तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं, ठीक, जिससे क्या है? झाग बनता है। तो जो सल्फाइड अयस्क है पानी से जल्दी भीगते नहीं हैं, तेल से जल्दी गीले हो जाते हैं, तो वो तेल के साथ में मिक्स होकर के झाग बन के ऊपर में इकट्ठे होने लगते हैं और अशुद्धियाँ इसमें नीचे बैठ जाती हैं। रासायनिक पृथक्करण के लिए कौन सा विधि इस्तेमाल करते थे? जैसे हमारा वो कौन सा था? बॉक्साइट, Al2O3, ठीक, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका 45% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्स करके इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, ठीक। तो ये जो विलयन जो हम लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये बॉक्साइट घुल जाता है और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये 4 सांद्रण का जो तरीका था ये अभी तक हम लोग देखे थे, ये चारों क्लियर है। इसके बाद में चल तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। धातु निष्कर्षण, जो हमारा सेकंड स्टेप था वो क्या था? धातु का निष्कर्षण। इसमें क्या होगा, ठीक, इसमें सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, मतलब कि अयस्क का जो सांद्रण के बाद जो हमको अयस्क प्राप्त होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण के बाद फिर क्या करेंगे? इसमें अपचयन अभिक्रिया करेंगे। अपचयन प्रायः कार्बन के साथ किया जाता है, ठीक। आगे मिलेगा हमको कार्बन अपचयन की कुछ विधियां हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ठीक। ऑक्साइड में परिवर्तन करने की 2 विधियां हैं, एक भर्जन है और एक निस्तापन है। भर्जन किसको कहते हैं कि ऑक्साइड को, मतलब सॉरी, अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये जनरली जो सल्फाइड अयस्क हैं किसके लिए होगा ये इस्तेमाल? सल्फाइड अयस्कों के लिए हम लोग कौन सी विधि अपनाएंगे ऑक्सीकरण की? भर्जन। इसमें वायु के साथ में उसको गर्म किया जाता है, जिससे से क्या होगा कि जो आर्सेनिक, जिंक और सल्फर जैसी जो अशुद्धियां हैं, है ना, और साथ में जो जल के कुछ अणु रहते हैं सांद्रण के पश्चात, जो हमको उसमें कुछ पानी तो मात्रा रहेगी, तो वो सब जो वाष्पशील अशुद्धियां क्या हो जाती हैं इसमें अलग हो जाती हैं। मतलब भर्जन और निस्तापन दोनों में वही सेम प्रोसीजर है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और इसमें बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के, ठीक।
दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। भाई जो वाष्पशील सल्फर, आर्सेनिक और जो जिंक है ना, कौन सा, आर्सेनिक, जिंक और सल्फर, ये तो अशुद्धियाँ दोनों कंडीशन में निकल जाएंगी। लेकिन इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, भर्जन वायु की उपस्थिति में होगा, ये अनुपस्थिति में होगा। इसके बाद इसको सल्फाइड अयस्कों के लिए करेंगे, है ना, भर्जन को, और निस्तापन किस लिए होगा, कार्बनिक, ठीक, और ऑक्साइड जो अयस्क होंगे उसके लिए कौन सा विधि इस्तेमाल करेंगे, निस्तापन करेंगे। चलिए और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या है कैसा है। देखो इसमें ऐसा एक परावर्तनी भट्ठी होता है ना, ये परावर्तनी भट्ठी है। इसमें यह वाला जो एरिया है, ये वाला जो चेम्बर है, यहाँ पे क्या होगा, आग लगाएंगे, यहाँ पे ईंधन को जलाया जाएगा। उसके बाद ये इस वाले पार्ट में अयस्क को रखेंगे, है ना, यहाँ से जो गर्म हवा है निकलेगी और इसके साथ भी क्या हो जाएगा, जो वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं वो सारी कुछ अलग हो जाएंगी। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसमें भर्जन में मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों को किया जाता है। ठीक है, ठीक, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पहला एक तो नमी निकल जाती है, जो जल के कुछ अणु या हिस्से रह जाते हैं, है ना, वो निकल जाते हैं। उसके बाद वाष्पशील अशुद्धियाँ जैसे सल्फर, आर्सेनिक आदि वाष्पीकृत अथवा ऑक्सीकृत होकर अलग हो जाते हैं। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है क्या हो जाएगा कि सल्फाइड अयस्क ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड या सल्फेट में बदल जाते हैं, अयस्क संरंध्र हो जाते हैं, है ना, चौथा पॉइंट, अयस्क संरंध्र हो जाते हैं जिससे आगे के पद में अपचयन सरलता से किया जा सकता है। संरंध्र का क्या मतलब होता है कि जैसे ये कोई सॉलिड अयस्क है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे छेद 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 हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, इनका अपचयन करते समय इनको थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना। तो ये भर्जन प्रक्रिया में ये आपका जिंक हो गया, ये सल्फर और ये आर्सेनिक, ये ऐसे जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर क्या हो जाते हैं, ये वाष्प अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। क्लियर है, ये भर्जन क्लियर है। भर्जन में क्या किसके कौन से अयस्क का किया जाता है, ऑक्साइड परिवर्तन जो सल्फाइड अयस्क हैं उनका। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं निस्तापन, है ना। निस्तापन में क्या होगा कि जो सांद्रित अयस्क है ना, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान देंगे यहाँ पर, निस्तापन में वायु नहीं होगा, ठीक, जबकि भर्जन में वायु का इस्तेमाल करते थे, है ना। अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे गर्म करना, ठीक है, भर्जन और निस्तापन दोनों में इनको पिघलाया नहीं जाता है अयस्क को, जितना इनका गलनांक है उससे कुछ कम ताप पर भर्जन में भी और निस्तापन में भी, है ना, इनके गलनांक से कुछ कम ताप में इनको गर्म किया जाता है जिससे इनकी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। ठीक, यह विधि मुख्यतः ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें परिवर्तन कौन कौन से होंगे, एक तो अयस्क का भौतिक दशा बदल जाती है और वह संरंध्र हो जाता है, ये भर्जन में भी हो रहा था। ठीक, सेकंड पॉइंट, नमी तथा क्रिस्टलन जल पृथक हो जाते हैं। ठीक है, वाष्पशील अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये चारों चीज़ हमको भर्जन में भी हो रहा था, इसको डबल देखने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिक 2-3 डिफरेंसेस है, वो हम लोग 2-3 नहीं, केवल 2 डिफरेंस है कि भर्जन में वायु की उपस्थिति में, निस्तापन में वायु अनुपस्थित रहेगा। ठीक, और भर्जन सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, निस्तापन ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग धातु के ऑक्साइड में बदल चुके हैं, है ना। सबसे पहले देखो हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किए, सांद्रण करने के बाद में उसका ऑक्साइड में बदले उसको, है ना, ऑक्साइड में परिवर्तित किए। सांद्रण की 4 विधियाँ थी, ऑक्साइड में बदलने की 2 विधियाँ थी, भर्जन और निस्तापन। अब ऑक्साइड में बदलने के बाद इसको क्या करेंगे, अपचयन। ठीक, चलो अब अपचयन की विधियों को देखते हैं, है ना। अपचयन क्या होता है, भर्जित या निस्तापित अयस्क से प्राप्त यौगिक का अपचयन करके धातु निष्कर्षण की जाती है। अपचयन करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा जाएगा, तापीय अपचयन, जैसे प्रगलन, धातु अपचयन, जिसको एल्यूमिनो तापीय विधि भी कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या जाएगा, विद्युत अपघटन, और तीसरा क्या जाएगा, रासायनिक अपचयन, है ना। चलिए, तो सबसे जो पहला प्रकार था कौन सा, तापीय अपचयन को देखते हैं। धातु कर्म में सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया प्रगलन है। ठीक, इसमें सांद्रित अयस्क को उचित अपचायक के साथ गालक की उपस्थिति में
ठीक है। अपचायक क्या इस्तेमाल करेंगे, कोक, और जो गालक है ना, वो गालक अलग अलग होगा। जैसे सल्फाइड के लिए सिलिका इस्तेमाल करते हैं, है ना, और ऑक्साइड या उसके लिए क्या कौन सा चूना पत्थर इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए देखते हैं। गालक मतलब क्या, ये कुछ देखो अयस्क में कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं, तो उन अशुद्धियों के कारण क्या होता है कि अयस्क का जो गलनांक है वो लगभग उच्च हो जाता है। मतलब अगर कोई शुद्ध धातु 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है तो वो अशुद्धियों के चलते उसको क्या करना चाहिए, गलनांक है ना, या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो 150 या 120 ऐसा कुछ हो जाता है, जिसके लिए हम लोग को क्या मिलाना पड़ता है, गालक। जब हम लोग उसमें गालक मिलाते हैं, है ना, जब गालक का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो तापक्रम है जो उसमें कि जिसके लिए हमको क्या भट्टी को ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, वो सामान्यतः क्या हो जाएगा 80 या 90 डिग्री में ही पिघलने लगेगा इस, है ना। तो गलनांक कम हो सके इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं, गालक मिलाते हैं अयस्क में। ठीक है, चलिए अब इस यहाँ पे देखते हैं। पहला सबसे पहले कौन सी विधि है, कार्बन अपचयन विधि। ठीक, प्रगलन कर रहे हैं, प्रगलन के अंतर्गत ये कार्बन अपचयन विधि हो रही है। देखो इस विधि में क्या होगा कि इस प्रक्रिया में पूर्व निस्तापित या भरित अयस्क को कार्बन या समान अपचायक जैसे कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि और गालक के साथ उचित भट्ठी मतलब वात्या भट्ठी या परावर्तनी भट्ठी में उच्च ताप में, कितना तापक्रम हो जाएगा 700 से लेकर के 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ना। अयस्क का अपचयन होकर उच्च ताप के कारण धातु पिघली अवस्था में पृथक हो जाती है, जिसे निकाल लेते हैं। प्रयुक्त गालक उपस्थित अशुद्धि को धातुमल के रूप में हटा देता है ना। उसके बाद धातुमल भी पिघली हुई अवस्था में रहता है। धातु से हल्का होने के कारण वो ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा, जिसको अलग कर लेंगे। ठीक, इस विधि में तांबा, आयरन, लीड, टीन, जिंक, है ना, आदि धातुएं प्रगलन द्वारा प्राप्त की जाती हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसमें ऐसा वात्या भट्ठी रहेगा जिसमें ये वाला जो एरिया है यहाँ से ले और यहाँ से क्या होगा, गर्म हवा प्रवाहित करेंगे, गर्म वायु प्रवाहित करेंगे। यहाँ से जो ऊपर में इस टाइप को जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयस्क, है ना, अयस्क, उसका अपचायक, अपचायक और कौन सा, गालक। इन तीनों को मिक्स करके यहाँ से हम लोग नीचे डालेंगे। नीचे डालने के बाद में यहाँ पे टेम्परेचर कितना तक डिग्री तक देख रहे थे, 700 से लेकर के 1800 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चला जाता है। अब जब अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने के बाद में जो धातु है ना, जो मेन धातु हमको यहाँ से निकालना है, वो भारी होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे नीचे में जम जाएगा। और जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ मतलब जैसे सल्फर, है ना, सल्फर के बाद सिलिका, ये छोटी छोटी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो गालक के साथ में मिक्स होकर के धातुमल बनाएंगे। वो धातुमल जो हमको शुद्ध धातु प्राप्त करना था उससे हल्के रहते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, धातु के ऊपर तैरते रहेंगे, जिसको यहाँ पर का जो एक पार्ट है ना, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या निकलेगा यहाँ से, धातु मल। ठीक, और यहाँ से कौन सा क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ प्रयुक्त अभिक्रियाएं ऊपर में लिखे हैं, है ना। जैसे ये आयरन का ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ अपचयन करते हैं तो 3 आयरन जो है नीचे हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, है ना। तो फिर ये आपस में क्रिया करके, ठीक, फिर ये सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हम लोग गालक चूना पत्थर यूज़ किए थे, कौन सा चूना पत्थर यूज़ किए थे, क्या, CaCO3। ठीक, ये बाद में अब घटित होकर किस में टूटता था, CaO प्लस CO2 में, है ना। तो जो ये CO2 होता है यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और जो CaO है, ठीक, वो सिलिका के साथ क्रिया करके, है ना, जैसे यहाँ पर है सिलिका के साथ क्रिया करके CaSiO3 धातुमल बना लेता है। ठीक, जो कि हल्का होने की वजह से बाद में क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, है ना। तो ये कौन सी हमारी पहली विधि हो गई। ठीक, ये कार्बन अपचयन विधि हो गई। कार्बन अपचयन विधि के बाद में जो हमको दूसरा विधि देखना है वो कौन सा होगा, एल्यूमिनोतापी विधि। एल्यूमिनोतापी विधि में क्या होगा कि इसमें ना ये ऑक्साइड अयस्कों के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज ऑक्साइड अयस्कों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब इसको थर्माइट विधि भी कहते हैं। इसमें एक ठो अग्निसह क्रूसिबल होगा जिसमें धातु का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर और बोरियम परऑक्साइड, कौन कौन सा, धातु का जो अयस्क हो गया वो अयस्क प्लस एल्यूमिनियम पाउडर और प्लस बेरियम
ऑक्साइड BaO2, इन तीनों को मिक्स करने के बाद में ऊपर से क्या करेंगे, मैग्नीशियम का एक फीता लगा देंगे। ठीक, मैग्नीशियम का फीता लगाएंगे, इसको कवर करने के बाद में इसमें मैग्नीशियम के फीते में आग लगाएंगे। इसमें टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है कि तुरंत हमको इसमें 3000 डिग्री सेल्सियस तक का हमको टेम्परेचर प्राप्त होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और धातु पिघल कर क्रूसिबल की तली में एकत्रित होने लगता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम अयस्क और बेरियम ऑक्साइड मिक्स करेंगे। ये जो फीता लगा हुआ है मैग्नीशियम का, मतलब बम की बत्ती जैसा है ना, उसको यहाँ से हम लोग आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, तुम्हें तुरंत टेम्परेचर मिल जाता है और जो धातु है वो पिघली हुई अवस्था में एकत्रित होने लगता है। ठीक है, इसमें कौन सा धातु के लिए काम आता है ये, तो इसमें क्या होगा, क्रोमियम और मैग्नीज। ठीक, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, क्रोमियम के लिए ये यूज़ हुआ जाता है ना। अब इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हैं, ये देख लेंगे। क्रोमियम डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी ट्राई ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ में क्रिया करके ये एल्यूमिना बनाता है, क्रोमियम अलग हो जाएगा, है ना। फिर ये आयरन है, एल्यूमिनियम के साथ में क्रिया करके फिर से एल्यूमिनियम बनाएगा और आयरन धातु अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखा हुआ है, वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो विधि देख लिए, एक कौन सा है ना, अपचयन की विधि। अपचयन में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, प्रगलन तापीय विधि। ठीक, तापीय विधि के अंतर्गत दो क्या देखे हम लोग, एक प्रगलन किए और दूसरा एल्यूमिनो तापीय विधि या थर्माइट विधि। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, अपचयन की एक विधि भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आगे आएंगे तो आगे जो हमको मिलेगा कौन सा, विद्युत अपघटन अपचयन। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है कि जो ये विद्युत अपघटनी अपचयन है, इसमें क्या होगा, देखो जैसे कुछ धातु होते हैं ना, उन लोगों को सामान्य तरीके से हम लोग पृथक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देखो, इसमें दिया होगा, इनके विद्युत अपघटन के लिए जलीय विलयन का भी उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है। ठीक, क्या होता है, मानक हाइड्रोजन की तुलना में जो मानक अपचयन विभव है, उसका मान अधिक ऋणात्मक होता है। इसलिए कैथोड पर धातु के स्थान पर कौन सा गैस मुक्त होने लग जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होने लग जाता है। इसी कारण इन्हें पिघले हुए लवण के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जो अयस्क है उसको पिघली हुई अवस्था में लवण बनाएंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। ठीक, आगे क्या देखते हैं, इसमें लवण का गलनांक उच्च होने के कारण कुछ ऐसे लवण और मिलाते हैं जो गलनांक को कम कर दें, जिसको क्या हम लोग बोलते थे पहले, गालक बोलते थे। गालक का काम क्या होता है, अयस्क के गलनांक को, जो अशुद्धियों की वजह से जिसका गलनांक बढ़ चुका था, उसको कम करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, गालक। गालक दो काम आता है, क्या काम आता है, एक तो तापमान को कम करने के, ठीक, क्या काम आता है, एक तो तापमान जो गलनांक है उसको कम करने के काम आ जाता है। ठीक, गलनांक इसमें कम हो जाता है। और दूसरा क्या जाता है, ये जो अशुद्धियाँ रहती हैं, है ना, उसके साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, ये धातुमल बना लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार अयस्क से धातु का उचित लवण बनाकर इसमें गलनांक कम करने वाला कोई अन्य लवण मिलाकर इन्हें पिघली अवस्था में उचित विद्युत इलेक्ट्रोड है ना लगाकर विद्युत अपघटन करने से धातु कैथोड पर प्राप्त होने लगती है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है NaCl का। ठीक, सोडियम धातु सोडियम क्लोराइड को स्टील के पात्र में ग्रेफाइट का एनोड और आयरन का कैथोड लगाकर, कौन सा यूज करते हैं, ग्रेफाइट और आयरन का लगाकर डाउन्स विधि द्वारा अपघटन करके प्राप्त की जाती है। ठीक, ये अभिक्रिया है NaCl। ठीक, ये इसमें सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। कैथोड पर आपका सोडियम धातु अपचयित होने लगता है और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा। क्लियर है, तो दो विधियां हो गई अपचयन की। कौन कौन सा, एक तो आपका एक तापीय विधि है ना। तापीय विधि के अंतर्गत कौन कौन सा देखें हम लोग, तापीय विधि के अंदर हम लोग
एक तो प्रगलन हो गया, ठीक है, प्रगलन हो गया, प्रगलन के बाद में एल्यूमिनोतापीय विधि, ठीक, ये दो होगा तापीय अपचयन। तापीय अपचयन का विद्युत अपघटन भी देख लिए, जिसमें NaCl का अपघटन करते थे, है ना, कौन कौन सा, ग्रेफाइट और आयरन का एनोड और कैथोड बना करके, ठीक। अब जो हमारा आखिरी जाएगा कौन सा जाएगा, रासायनिक अपचयन विधि, है ना, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, ये रासायनिक अपचयन हो गया। रासायनिक अपचयन में मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया होगी, मैं बताया था, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये ठीक। क्या हो जाएगा इसमें, देखो, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। जैसे हम लोग देखे थे क्या, जिंक और H2SO4 की अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को स्थापित करके ZnSO4 बनाता है, ठीक, और क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होने लगता है, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु होता है, इसीलिए वो क्या करता है कि अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो कॉपर के कम प्रतिशत वाले अयस्क का सल्फ्यूरिक अम्ल या जल में प्रक्षालन कर कॉपर सल्फेट बनाकर उसके जलीय घोल में कॉपर से अधिक विद्युत धनात्मक धातु जैसे आयरन या जिंक का चूर्ण डालने पर कॉपर अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। इसको केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं इसका। देखो, जैसे ये कॉपर सल्फेट विलयन बना लिए, कॉपर सल्फेट विलयन में आयरन या फिर जिंक, ये दोनों कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं, इसके चूर्ण या पाउडर डालेंगे तो ये क्या करते हैं, कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 और जिंक ZnSO4 बनाते हैं, है ना। तो कॉपर फिर इसमें क्या होता है, मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो ये कौन सी विधि हो गई, रासायनिक विधि के अंतर्गत विस्थापन विधि, ठीक। विस्थापन के बाद जो दूसरा मेथड हो जाएगा कौन सा, अवक्षेपण, ये भी रासायनिक विधि के अंतर्गत होगा, ठीक। अवक्षेपण विधि में क्या होगा, इस विधि में जटिल लवण बनाकर धातु विस्थापित की जाती है, सोना चांदी इसी विधि से निष्कासित किए जाते हैं। अयस्क को तनु सोडियम साइनाइड, ठीक, ये हो जाएगा NaCN, सोडियम साइनाइड के 4 से 6% विलयन में प्रक्षालन करके छनित करके गोल्ड या सिल्वर से अधिक विद्युत धनात्मक छीलन डालकर वायु प्रवाहित की जाती है, सोना या चांदी अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। ये गोल्ड हो गया, ये सोडियम साइनाइड जल के साथ में इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये सोडियम डाइसाइनोऑरेट बनाता है, ठीक। फिर जिसको जिंक के साथ में क्रिया करा करके, है ना, जो सिल्वर है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग का ये दो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कौन सा, एक तो आपका सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, जिसमें कितनी विधियां थी, 4 विधियां थी। उसके बाद सांद्रण के बाद में अयस्क का ऑक्सीकरण किए, इसमें 2 विधियां थी। ऑक्सीकरण के बाद में अपचयन किए, अपचयन भी 3 तरीके से किया जाता था, एक तो तापीय, ठीक, तापीय के बाद विद्युत अपघटन और रासायनिक, ठीक। तापीय अपचयन फिर 2 प्रकार का था, एक तो प्रगलन, है ना, और दूसरा कौन सा था, एल्यूमिनोतापीय विधि, है ना। विद्युत अपघटन तो एक ही था उसमें, है ना। उसके बाद रासायनिक में फिर 2 पढ़े थे, कौन कौन सा, एक आपका विस्थापन, है ना, विस्थापन के बाद कौन सा दूसरा हो जाएगा, अवक्षेपण, ठीक है, ध्यान में रहेगा, है ना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन पूरा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछता ही है। इसमें से नोट्स का टेंशन नहीं लेंगे, नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तीसरा जो स्टेप है वो कौन सा रहेगा, धातुओं का शोधन। धातु का शोधन के लिए हमको 2 अलग अलग तरीके देखने हैं, कौन कौन सा, एक तो भौतिक विधियां हैं, ठीक, भौतिक विधियां जैसे द्रवण प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, और रासायनिक विधियों में वान आर्केल विधि, विद्युत अपघटनीय शोधन। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। अयस्क से प्रथम बार, है ना, अयस्क से प्रथम बार प्राप्त की गई धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है, उसमें कुछ अवांछित पदार्थ रहते हैं, इसे अशुद्ध धातु या कच्ची धातु या अपरिष्कृत धातु, है ना, इसको क्रूड मेटल भी
कहते हैं अशुद्धियों के कारण धातु के भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। हमको पता है कि कोई भी धातु में अशुद्धियां अगर मिलाएंगे तो उनके भौतिक के साथ साथ जो रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए जब हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक, इसमें अगर ध्यान में होगा तो इसमें अशुद्धियां मिलाने के बाद में ही इसको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसमें उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो भाई भौतिक गुण परिवर्तित हो जाता है इससे, है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको और ज़्यादा प्योरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, तो इसमें जो भौतिक विधियां हैं, भौतिक विधियों को देखते चलते हैं। भौतिक विधियों में सबसे पहला विधि जो है द्रवण। ठीक, शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टीन और लेड, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? टीन और लेड को ढलान वाली परावर्तनी भट्ठी में गर्म किया जाता है। धातु पिघल कर नीचे बह आती है और अवांछनीय पदार्थ पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है सामने। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर भट्ठी होगा, भट्ठी में क्या होगा, ईंधन जलाएंगे। ईंधन जलाने के बाद में यहाँ से गर्म हवा निकलेगी। ये जो अयस्क होंगे, है ना, ये अयस्क यहाँ पे रहेंगे, धातु से गर्म होकर ये पिघली हुई अवस्था में यहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये द्रवण हो गया, लिक्विफिकेशन, जिसमें धातु को गर्म करके पिघला करके पिघली हुई अवस्था में प्राप्त किया जाता है। ठीक, जो दूसरा जो मेथड होगा शुद्धिकरण के लिए, वो कौन सा हो जाएगा? भौतिक विधियों के अंतर्गत जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। इसमें क्या होगा कि एक अशुद्ध धातु का ऐसे रॉड रहेगा, ठीक, जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है। ठीक, रॉड रहेगा अशुद्धियों के साथ में। अब इसको फिर हम लोग एक हीटर ऐसा लगा होगा, हीटर कॉइल रहेगा, उसके अंदर से निकालेंगे। होता क्या है, अगर किसी धातु में या किसी जो भी हमको अयस्क से धातु प्राप्त करना है, उसमें अगर अशुद्धि होगी तो उसका जो शुद्ध धातु का गलनांक है उससे कम गलनांक होता है अशुद्धियों का, है ना। और जब इसको हीटर के बीच से गुजारा जाता है तो अशुद्धियां पिघल के निकल जाती हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? जोन शोधन कहते हैं। ठीक, एक बार इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि धातु में अशुद्धियां होने पर उसका गलनांक शुद्ध धातु से कम हो जाता है। इस विधि से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम आदि शुद्ध किया जाता है। उन्हें अर्धचालक के रूप में सौर बैटरियों और ट्रांजिस्टरों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद में क्या होगा, है ना, आगे पढ़ते हैं इसको। इसमें अशुद्ध धातु की छड़ बनाकर उसके एक सिरे को वृत्ताकार ऊष्मक से पिघलते तक गर्म करते हैं। धीरे धीरे छड़ को निचले भाग की ओर खिसकाते हैं। ऊष्मक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है और धातु द्रव से क्रिस्टल बनकर पृथक हो जाता है। अशुद्धियां द्रवित भाग के साथ बहकर छड़ के दूसरे सिरे की ओर पहुंचती हैं। उसे बाद में निकालकर हटा लिया जाता है। वही प्रोसेस है। इसको क्या करेंगे, धातु का छड़ है, ये यहाँ पे आपका लगा हुआ हीटर है ना, इसको धातु को धीरे धीरे खसकाते चलेंगे। इसमें जो अशुद्धियां होंगी वो पिघल के क्या हो जाएंगे, अलग होते जाएंगे। तो ये जोन शुद्धिकरण विधि हो गया। कौन सा? जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद में जो रासायनिक विधि है ना, रासायनिक विधियां कौन सी हैं शुद्धिकरण की? इसके लिए सबसे पहला हो जाएगा वान आर्केल विधि। वान आर्केल विधि में क्या होगा कि जो कहना चाहिए, धातु के विशिष्ट यौगिक को अकेला लेकर उस धातु प्राप्त करने पर अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ठीक, वान आर्केल विधि में अशुद्ध धातु से इस प्रकार का यौगिक बनाया जाता है जो अस्थायी और आसानी से वाष्पशील हो, जैसे आयोडाइड। तथा अशुद्धियां वह यौगिक न बनाती हो, मतलब इसमें ऐसे उस धातु का, है ना, ऐसा यौगिक बनाएंगे जिसमें केवल वही धातु उसके साथ रिएक्ट करता हो और कोई दूसरा धातु उसके साथ में रिएक्शन ना करता हो, है ना। इसके लिए कौन सा यूज होता है? देखो, टाइटेनियम धातु के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अशुद्ध टाइटेनियम को उसके अस्थायी व आसानी से वाष्पशील हो सकने वाले टाइटेनियम आयोडाइड क्या बनाएंगे, टाइटेनियम आयोडाइड में परिवर्तित कर लेंगे। धातु के एक लंबी नली से हवा निकालकर उसमें निर्वात पैदा करेंगे, वैक्यूम बना लेंगे, मतलब उसमें एयर नहीं होना चाहिए। एयर क्यों निकाल रहे हैं? ताकि इसमें वो और जाके क्रिया ना कर ले, है ना। भाई वायु में और कोई गैस रहेंगे उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसमें आयोडीन से भरे बल्ब को तोड़कर धातु को तप्त किया जाता है। धातु को गर्म करेंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप टाइटेनियम आयोडाइड गैसीय अवस्था में
ठीक है, गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है। तंतु के संपर्क में आकर गैसीय टाइटेनियम आयोडाइड विघटित हो जाता है और शुद्ध टाइटेनियम तत्व तंतु पर क्या होता है, एकत्रित होने लगता है। ठीक है ना। तो ये कौन सी विधि थी, वन आर्केल विधि थी, जिसमें टाइटेनियम का आयोडाइड हम लोग मिक्सचर बनाए। टाइटेनियम आयोडाइड मिक्सचर बना करके उसको गर्म किए तो टाइटेनियम आयोडाइड वेपराइज हो जाता है वाष्पशील होने के कारण। फिर जैसे ही फिलामेंट के कांटेक्ट में आता है उसमें टाइटेनियम और आयोडीन अलग होकर के टाइटेनियम जो धातु है वो इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, ये क्लियर है वन आर्केल विधि। वन आर्केल के बाद में जो अगला हमको देखना क्या, विद्युत अपघटनीय शोधन। ये बहुत फेमस है, इसको 2-3 बार हो गया हमको करते हुए। ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा, एक विलयन होगा जिसका फिर विद्युत अपघटन करेंगे। देखिए, यह विधि कई धातुओं जैसे क्रोमियम, निकिल, कॉपर, जिंक, सिल्वर आदि के लिए प्रयुक्त होती है और धातु अपेक्षाकृत शुद्ध प्राप्त होता है। इस विधि में अशुद्धियां एनोड पर, है ना, और जिसको कि एनोड पंख या एनोड कीचड़ कहते हैं। ठीक, निकिल, क्रोमियम आदि के एनोड पंख बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, गोल्ड आदि रहते हैं, जहां से वे उपयुक्त विधि द्वारा उपफल, है ना, उपफल मतलब बाई प्रोडक्ट, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोलियम का होता है ना, केरोसिन, डीजल, सब अलग अलग स्टेज में अलग अलग हमको प्राप्त होता है, वैसे ही उपफल के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। विद्युत अपघटन शोधन एक टंकी या हौज होगा जिसमें शुद्ध किए जाने वाले धातु का उपयुक्त लवण या जटिल लवण विलयन विद्युत अपघट्ट के रूप में भरा जाता है। शुद्ध धातु पिघली हुई छड़ पतली पट्टी के कैथोड और शुद्ध धातु की मोटी छड़ से एनोड बनाया जाता है। मतलब जो शुद्ध धातु होगा वो एनोड कैथोड बनेगा और अशुद्ध धातु का एनोड बनेगा। ठीक, फिर आगे क्या है कि उपयुक्त विभव और उच्च एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु अपने विलयन में से कैथोड पर जमा हो जाती है। क्लियर है। तो ये जो हमारा था कंप्लीट प्रोसीजर था किसका, धातु कर्म का। एक बार इसको हम लोग रिवाइज करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, अयस्क का सांद्रण किए। सांद्रण करने की हमको 4 विधियां थी। कौन कौन सी 4 विधियां थी, एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण, फिर चुंबकीय पृथक्करण, उसके बाद फेन उत्प्लावन विधि और विद्युत अपघटन। ठीक, गुरुत्वीय पृथक्करण, ये गुरुत्वीय और चुंबकीय पृथक्करण मैक्सिमम उनके के लिए किनके लिए किया जाता है, कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड अयस्कों के लिए, तथा इसके साथ में जिनके द्रव्यमान या भार में अंतर हो, ठीक है, अशुद्धियों और अयस्कों के, है ना, उसके लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं। पानी के साथ मिला करके ऊपर से नीचे बहाएंगे गुरुत्वीय पृथक्करण में, तो उसमें अशुद्धियां जो होंगी पानी के साथ घुल के बह जाएंगी। चुंबकीय पृथक्करण में जो नॉन मैग्नेटिक टाइप के अशुद्धियां होंगी वो निकल जाएंगी। फेन उत्प्लावन विधि हम लोग इस्तेमाल करेंगे सल्फाइड अयस्कों के लिए, जिसमें पाइन तेल के साथ में ये झाग बनाकर ऊपर में इकट्ठे होने लगते हैं, है ना। विद्युत अपघटन विधि क्या करेंगे, जैसे हम लोग उसका बॉक्साइड के लिए, है ना, बॉक्साइड के लिए यूज़ किए थे क्या, NaOH वाला विलयन यूज़ किए थे, जिसमें घुलनशील हो जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, ये 4 विधि सांद्रण की थी। सांद्रण के बाद हम अयस्क का ऑक्सीकरण करते थे। ठीक, सांद्रण के बाद में क्या हो रहा था, अयस्क का ऑक्सीकरण हो रहा था, है ना। ऑक्सीकरण करने की फिर हमारे पास 2 विधियां थी। कौन कौन सी, एक तो भर्जन और दूसरा क्या था, निस्तापन। भर्जन में क्या होता था कि वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर ऑक्साइड अयस्कों को, है ना, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों को हम लोग इस्तेमाल करते थे, जिसमें जो वाष्पशील अशुद्धियाँ जैसे जिंक, सल्फर, आर्सेनिक आदि निकल जाता है। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, भर्जन और निस्तापन दोनों से ही जो अयस्क है वो संरंध्र हो जाता है, जिससे उसको आसानी से क्या हो जाएगा, अपचयित किया जा सकेगा। ऑक्सीकरण के बाद हम लोग अपचयन पढ़े थे। ठीक, अपचयन की हमको फिर 3 विधियाँ मिली थी। कौन कौन सा 3 विधि, एक तो तापीय अपचयन था। तापीय अपचयन के बाद में हमको विद्युत अपघटन मिला था, है ना, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के बाद में क्या था, रासायनिक अपचयन, है ना। तापीय अपचयन फिर 2 प्रकार का था, कैसे, एक तो आपका प्रगलन और दूसरा क्या था, एल्यूमिनोतापी विधि। ठीक, एल्यूमिनोतापी विधि था। प्रगलन में हम लोग कोक मिलाकर के उसको प्रगलन किए थे। एल्यूमिनोतापी में विधि में आपका एल्यूमिनियम पाउडर, उसके बाद बेरियम परऑक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशियम का फीता लगा करके हम लोग किए थे। विद्युत अपघटन में हम लोग
इसमें है ना, विद्युत अपघटन में उसका पिघली हुई अवस्था में उसका लवण बना करके, है ना, जैसे इसमें कौन सा यूज़ किया हम लोग, NaCl सोडियम क्लोराइड का लवण बना करके इसमें आयरन का और किसका, ग्रेफाइट का, है ना, ग्रेफाइट का एनोड और कैथोड बना करके इसमें पृथक्करण किए थे। रासायनिक विधि में क्या था, रासायनिक विधि फिर दो प्रकार में डिवाइडेड थी। इसमें जो आपका क्या हुआ था, अवक्षेपण, ठीक है, अवक्षेपण विधि था। अवक्षेपण विधि में गोल्ड का हम लोग पृथक्करण किए थे, है ना, और दूसरा कौन सी थी, विस्थापन अभिक्रिया थी। ठीक, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब चयन करने के बाद फिर हम उसका शुद्धिकरण कर रहे थे। ठीक, शुद्धिकरण करने के लिए फिर हमको कुछ विधियां थी शुद्धिकरण करने के लिए। एक तो आपका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के बाद, है ना, ये विद्युत अपघटन, फिर रासायनिक था, सॉरी रासायनिक नहीं था उसमें। इसमें दो विधियां हम लोग पढ़े थे शुद्धिकरण के लिए, कौन कौन सा, एक भौतिक, ठीक, दूसरा क्या था, रासायनिक विधि थी। भौतिक विधि के अंतर्गत एक वान आर्केल था और एक प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, है ना, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। वान आर्केल में हम लोग टाइटेनियम का पृथक्करण किए थे, टाइटेनियम का, है ना, जिसमें उसका आयोडाइड बनाकर किए थे। और रासायनिक अभिकरण में तो एक ही है जो विद्युत अपघटन है। ठीक, तो ये जो पूरा पार्ट है हमारा, कहना चाहिए कि इसका कंप्लीट हो जाता है धातु कर्म का। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और बच जाएगा, एक तो हमको आयरन का धातु कर्म करना है और दूसरा कॉपर का धातु कर्म करना है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे, चलो इसी वीडियो में ही कंप्लीट करते हैं, सो ज़्यादा इसमें लंबा नहीं रहेगा क्योंकि संभवतः शॉर्ट रहेगा उसके मुकाबले में। चलिए देखते हैं जो कॉपर का धातु कर्म। कॉपर का धातु कर्म करने के लिए हमको इसके ऑक्साइड अयस्क और सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क में कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो ये रूबी कॉपर और दूसरा कॉपर ग्लांस। रूबी कॉपर को याद कैसे रखना है, इसमें ऑक्सीजन रहेगा। कॉपर ग्लांस को कैसे याद रखना है, इसमें सल्फर रहेगा। क्लियर है, ऑक्साइड अयस्क रूबी कॉपर होता है जिसमें ऑक्सीजन रहेगा कॉपर के साथ में। सल्फाइड अयस्क में सल्फर मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ कॉपर ग्लांस। और एक और क्या होता है, कॉपर पायराइट, CuFeS2 या Cu2S Fe2S3। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें हम लोग सल्फाइड अयस्क लेके चलेंगे ना, कॉपर पायराइट। ठीक है, अब सल्फाइड अयस्क है तो सबसे पहले सांद्रण के लिए कौन सी क्रिया होगी, है ना, तो इसके लिए कौन सा अपनाएंगे, फेन उत्प्लावन विधि कराएंगे या झाग वाला बोल सकते हैं, जिसमें पाइन तेल वगैरह डाल के हम लोग उसको करते थे। ठीक, अब चूंकि ये सल्फाइड अयस्क है इसलिए इसमें भर्जन क्रिया होगी ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे। क्लियर है, भर्जन के बाद में, है ना, ये सांद्रण हो गया, सांद्रण का इसमें ऑक्सीकरण कर दिए। ऑक्सीकरण का हमको अपचयन करना होता था। अपचयन करने के लिए हम वात्या भट्ठी जैसी संरचना का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम क्या डालेंगे, कोक और चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर के बाद में धातु अपचयित होगा, यहाँ से हमको फफोलेदार तांबा प्राप्त होगा। ठीक है, इस फफोलेदार तांबा का बेसेमरीकरण करेंगे। बेसेमर प्रवर्तक हम लोग पिछले एक दो वीडियो में देखे थे, शायद चैप्टर 2 में था, जिसमें इस्पात का हम लोग करते थे। बेसेमर प्रवर्तक में क्या करेंगे, उसमें फिर मैग्नीशियम सिलिका वगैरह डाल करके उसको उबालेंगे, है ना। ये लगभग जो भवन मकान बनाने समय जो सीमेंट मिक्सचर मशीन होता है ना, उस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर होगा। ठीक, जिसको क्या बोलेंगे, बेसेमरीकरण करेंगे। बेसेमरीकरण करने के बाद में विद्युत अपघटन विधि से इसका शोधन कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में देखते चलते हैं। देखो सांद्रण में क्या किए हम लोग, है ना, बारीक पीस लिए, पीसने के बाद में उसको आयताकार टंकी में, है ना, देखो ये लिखा हुआ है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, सल्फाइड अयस्क के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक, इसमें क्या होगा, मिट्टी अशुद्धियाँ निकल जाएंगी। इसके बाद में भर्जन करेंगे। भर्जन क्या होगा कि उथले तल वाली परावर्तनीय भट्ठी में करेंगे, है ना, कम ताप पर, मतलब गलनांक से कम ताप पर वायु की धारा में गर्म करेंगे। इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इसके बाद में क्या होगा, जो कॉपर पायराइट है उसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये क्या, कॉपर ग्लांस, ये आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ये मुक्त हो जाएगा। ठीक, तो ये पायराइट है किसमें बदल जाएगा, ग्लांस में। कुछ ही मात्रा बदलेगी, सबकी सब नहीं। ठीक,
अब ये जो आयरन सल्फाइड था, फेरस सल्फाइड, ये फिर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। फिर यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी वो मुक्त हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे जो ये कॉपर सल्फेट या कॉपर ग्लांस जो प्राप्त हुआ था हमको, ठीक, वो यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन के साथ में क्लियर करके क्यूप्रस ऑक्साइड यानी क्या, रूबी कॉपर, ठीक, रूबी कॉपर बना लेगा, कुछ मात्रा ना, सबकी सब नहीं। और यहाँ से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा। इसके बाद में, है ना, ये परावर्तनीय भट्टी का डायग्राम हो गया, जहाँ पे ये आपका ईंधन यहाँ पर जलेगा, है ना, जो वाष्पशील गैसें वो यहाँ से निकल जाएंगी। इसके बाद में इसका प्रगलन करेंगे। प्रगलन क्या होगा, है ना, प्रगलन में इसमें क्या मिलाएंगे, रेत, सिलिका, कोक मिला करके वात्या भट्टी में डालेंगे, है ना। डालने के बाद में इसमें ये अभिक्रिया होगी, ठीक, कौन जाएगा, जो ये रूबी कॉपर था, ऑक्साइड और रूबी कॉपर, फेरस सल्फाइड, ये फिर से ग्लास में बदल जाएगा और ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। ये जो फेरिक ऑक्साइड है, सिलिका जो हम लोग गालक के साथ में मिलाए थे, है ना, गालक के रूप में मिलाए थे, वो धातुमल FeSiO3 फेरस सिलिकेट मिला करके ऊपर तैरेगा, जिसको हम लोग बाद में अलग कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से करने के बाद में जो वात्या भट्टी में जो प्रगलन किए थे, प्रगलन करने से जो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, मैट, यहाँ से जो हमको कॉपर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, बेसेमरीकरण करेंगे। प्रगलन की क्रिया से प्राप्त द्रवित मैट को थोड़ी सिलिका और मिला लेंगे तथा बेसेमर प्रवर्तक में भर देंगे। यहाँ नाशपाती के आकार का होता है, मैं बताया था आपको कि जो मशीन सीमेंट मिक्सचर होता है उसी के जैसे दिखेगा। इस भट्टी की भीतरी सतह पर चूना या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मतलब रेत भी डाल रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं बेसेमरीकरण में, सिलिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैल्शियम का, ठीक, ये तीनों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। जिसमें से फिर इसके बाद में क्या होगा, काफ़ी ऊंचाई पर ट्वायर द्वारा हवा भेजी जाती है। मैट में उपस्थित FeS और FeO, ठीक, परिवर्तित हो जाता है। FeO रेत के साथ मिलकर धातुमल बनाएगा, जैसे यहाँ पे बना रहा था, ठीक, जैसे ये आयरन ऑक्साइड था, फेरस ऑक्साइड, ये सिलिका के साथ में क्रिया करके फेरस सिलिकेट बनाया, ठीक, वैसे ये बेसेमरीकरण में भी बना लेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये अभिक्रिया देख लेते हैं ना, ये फेरस सल्फेट है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, फेरस ऑक्साइड, फिर ये फेरस ऑक्साइड किसमें बदल गया, धातुमल या स्लैग में। अब यहाँ पे जो कॉपर है ना, कॉपर सल्फाइड जिसको हम लोग ग्लांस बोलते थे, उसका ऑक्सीकरण होकर के ये क्या बना लेगा, रूबी कॉपर बना लेगा। फिर ये रूबी कॉपर कुछ मात्रा में फिर कॉपर ग्लांस के साथ मिल करके 6 कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त करेगा, ठीक। अब क्या होगा, बेसेमर प्रवर्तक को, है ना, बेसेमर प्रवर्तक को उल्टा करके तांबा निकाल लेंगे। इस प्रकार प्राप्त पिघली हुई धातु में बहुत सारी SO2 गैस निकलती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो SO2 गैस मुक्त हो रही है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे SO2 गैस मुक्त हो रहा है। ये गैस धीरे धीरे निकलने के कारण क्या होता है ना, कि जो तांबा हमको प्राप्त होता है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ठीक। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर में कि जब धातु को ठंडा किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। इस प्रकार कॉपर धातु की सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और यह फफोलेदार तांबा कहलाता है, ठीक है। इसमें कितना होगा, 98% तक हमको शुद्ध तांबा प्राप्त होता है, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ 98% हो गया। अब जो 2% अशुद्धियाँ बची हैं उसको भी हमको क्लियर करना है, तो उसके लिए कौन सा करेंगे, विद्युत अपघटनी विधि इस्तेमाल करेंगे शोधन के लिए, ठीक। अब देखो, अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए एक बड़ी टंकी में 15% CuSO4 और 5% H2SO4 विलयन भरकर तथा अशुद्ध कॉपर धातु की मोटी प्लेट को एनोड, याद रखेंगे अशुद्ध धातु का एनोड बनेगा और शुद्ध धातु का क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, लगा करके इसमें विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन करने के बाद में क्या होगा, देखो इसमें ना कुछ कुछ गोल्ड और सिल्वर भी मिल जाता है ना, अवशेष के रूप में, अशुद्धि के रूप में। तो इस प्रकार इसमें 99.99% शुद्ध तांबा हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो ये क्या था, आपका कॉपर का धातु कर्म है, सेम प्रोसीजर है, एक बार बस ओवरव्यू के तौर पे देख लेने से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अयस्कों के नाम याद रखेंगे कि कौन सल्फाइड अयस्क हैं और कौन क्या कहना चाहिए, ऑक्साइड अयस्क है ना। रूबी कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर ग्लांस सल्फाइड अयस्क है। इसमें कॉपर पायराइड बहुत फेमस है,
ठीक, अब इसके बाद ये हमारा कॉपर का शुद्धिकरण कंप्लीट हो गया है ना। इसमें ये एक फ्लो चार्ट बनाकर दिया हुआ है, इसको थोड़ा अगर देखें तो ये ओवरव्यू याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए बेहतर है। कॉपर पायराइट, फिर उसका सांद्रण के बाद में उसको है ना भर्जन के बाद में फिर प्रगलन के बाद बेसमरीकरण किए हैं। बेसमरीकरण के बाद में जो हमको फफोलेदार तांबा मिला था, ठीक, उसका हम लोग शोधन करने की 2 विधियां यहाँ पे दी है क्या, ठीक, ये हरी बॉस की लकड़ी है ना, हरी बॉस की लकड़ियों द्वारा 99% शुद्ध तांबा मिलता है और विद्युत अपघटन करने से 99.9% शुद्ध तांबा हमको मिलता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब अगला जो हमको देखना है क्या है, वो आयरन का धातुकर्म। ठीक, इसमें भी ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क दिए हुए हैं, है ना। ये नोट्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। इसके लिए भी सेम टू सेम प्रोसीजर है जैसा हम लोग है ना काफ़ी डिटेल में हम लोग उसको किए हैं, तो इसको एक बार देख लेंगे। नोट्स में पूरा डिटेल में केमिकल इक्वेशन के साथ में आपको मिल जाएगा, है ना, चित्र के साथ में पूरा कंप्लीट दिया होगा। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और एक और चीज़, आप लोग वीडियो जैसे देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल है, तो इसको आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखो अगला धातुमल के बाद में जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्या है, धातुओं का संक्षारण या जंग लगना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल। बेसिक डेफिनेशन देखिए, बेसिक डेफिनेशन क्या है इसमें, वायुमंडल में उपस्थित है ना, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित